अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स CS 604 का जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट करना है। अ, ये जो कोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे और विंडोज़ यहाँ पर नहीं पढ़ाई जा रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। क्योंकि एकेडमिकली अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है उसको अगर समझना है तो उसके लिए यूनिक्स लिनक्स जो होता है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ होता है। तो यहाँ पर यूनिक्स और लिनक्स का यूज़ किया गया है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके रिलेटेड इन्होंने छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन दिया है पहले लेक्चर में, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने हमें बताया हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम की जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम किन चीज़ों पर ऑर्गेनाइज़ होता है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जिनसे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मिलकर बनता है। कंप्यूटर सिस्टम में एक तो हार्डवेयर होता है जिसमें हमारे पास सीपीयू, मेमोरी और इस तरह से बाकी जो हमारी डिवाइसेज़ होती हैं, कीबोर्ड, जो हम पेरिफेरल डिवाइसेज़ जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हमारे पास दूसरा कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का होता है, जो कि हमारा मेन कोर्स का सब्जेक्ट भी है, जिसको हम डिटेल में इस कंपोनेंट को स्टडी भी करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि जो हार्डवेयर को मैनेज करता है और हमारे जो हम चीज़ें परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं ना, उनको वो परफॉर्म करता है। हमें डायरेक्ट अपनी सिस्टम बसेस से, अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी से और बाकी जितना भी हमारा हार्डवेयर है उनसे डील करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से कि हमें अगर एक फ़ाइल कॉपी करनी है, तो हम अपने हार्डवेयर को नहीं कहते फिज़िकली। हालाँकि वो काम तो फिज़िकली हो रहा है ना, डाटा जो पास हो रहा है सिस्टम बसेस के थ्रू। तो ये जो सारी हर्डल्स होती हैं, ये सारा जो सिर दर्द है, ये अपने सर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे लिए एज़ एन इंटरफ़ेस काम करता है। हमारे लिए एज़ अ ट्रांसलेटर आप कह लें कि काम करता है। थर्ड पार्टी आप लोग बोल सकते हैं। वैसे थर्ड पार्टी तो सही तरह फिट नहीं बैठेगा, लेकिन मिडल मैन आप लोग बोल सकते हैं कि हम डायरेक्ट उसको ऑपरेट नहीं करते हार्डवेयर को, बल्कि ये हमारे लिए वो काम करता है। रिसोर्स यूसेज का सारा जो है यही हैंडल कर रहा होता है। फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो हम एक्चुअल कोई भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बोल रहे हैं। जैसे कि इसने यहाँ पर कंपाइलर्स के बारे में बताया है। ठीक है, इसके अलावा डेटाबेस सिस्टम्स, एसक्यूएल रिलेटेड कोई भी आप ऐप चला रहे हैं, कोई भी वीडियो एडिटर चला रहे हैं, कुछ भी इस तरह का आप चला रहे हैं, तो वो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। यूज़र्स, जिसमें आप लोग के लोग भी हो सकते हैं और मशीन्स और कंप्यूटर्स भी हो सकती हैं। अगर आप नेटवर्किंग आपने की हुई है अपने कंप्यूटर सिस्टम्स की, तो दूसरा कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को भी यूज़ कर सकता है। ये एक उसने एक ऑर्गेनाइज़ेशन बताई हुई है। इनको हम बोलते हैं जी हाई लेवल कंपोनेंट्स। ये जो हमने स्टडी किए ना 4, ये हमारे पास होंगे हाई लेवल कंपोनेंट्स। ये आप लोगों को पेपर में भी आ सकता है कि हाई लेवल कंपोनेंट्स कितने होते हैं, तो 4 होते हैं: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूज़र्स। ये उसकी एक ऑर्गेनाइज़ेशन उसने बताई हुई है। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, जिसमें हमारे पास सीपीयू, सिस्टम बसेस और ये सब चीज़ें होती हैं। और उसको मैनेज कर रहा होता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो ये जो ऊपर वाले हमारे प्रोग्राम्स हैं, इनको वो चलाए और यूज़ करता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को। ठीक है, इनके दरमियान मैंने आपको बताया था मिडल मैन का काम करता है। तो ये हमारे पास हाई लेवल कंपोनेंट्स उसने बताए हैं। अब सिंपल सा उसने एक पर्पस बताया कंप्यूटर सिस्टम का, कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे कंसिस्ट होता है और ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर क्यों इजाद हुआ था, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इसने एफिशिएंटली सॉल्व करना शुरू किया था। तो ये बेसिकली कंप्यूटर का एक उन्होंने पर्पस बताया, और यहाँ पर उन्होंने एक इसकी डायग्राम बनाई है। जो हमारा सीपीयू होता है उसकी किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। तो एक सिस्टम बस होती है जो कि तमाम तर हार्डवेयर के साथ भी कनेक्ट होती है, और हमारा जो प्रोसेसर होता है, इसके अलावा हमारा जो रैम रोम होती है, मेन मेमोरी होती है, और इसी तरह से हमारे जो कंट्रोल यूनिट्स होते हैं जहाँ से हम सारा डाटा प्रोसीड कर रहे होते हैं, उन सब को भी सिस्टम बस आपस में कनेक्ट करती है। सिस्टम बस का क्या काम होता है कि वो डाटा को ट्रैवल कराती है, इंस्ट्रक्शंस को पास करवाती है मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस में, और इसी तरह से सीपीयू के अंदर जो बाकी काम हो रहे होते हैं उनके दरमियान। और उसके बाद उसने बताया हुआ है कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का, कि वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स जनरेट करता है जिनको एग्जीक्यूट किया जा सके, और उनको फिर एग्जीक्यूट करवाता है। आ, उसके बाद इसने कुछ टास्क बताए हुए हैं, वो भी आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या-क्या टास्क होते हैं, कि स्टोरिंग एन एग्जीक्यूटेबल ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज़ हार्ड डिस्क, यानी कि जो आप लोगों की परमानेंट मेमोरी होती है उसमें स्टोर करता है। जैसे हमारी लोकल डिस्क डी में आपने डाटा जो सेव किया होता है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम का काम होता है कि वहाँ पे उसको सेव करता है, और जैसे ही हमने वो डाटा चाहिए होता है, हम किसी फ़ाइल को ओपन करते हैं अपनी लोकल डिस्क से, तो क्या होता है कि हमारी मेन मेमोरी में वो चीज़ आ जाती है। मेन मेमोरी जैसे ही आप लोग कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो वहाँ से लॉस्ट हो जाएगी, और हमारे पास अगर हार्ड डिस्क में डाटा पड़ा हो तो वही रहता है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि सीपीयू की स्टेट सेट होती है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का ये भी काम होता है कि वो ना सिर्फ चीज़ों को ओपन करे, बल्कि उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी मेंटेन करता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं सीपीयू स्टेट। कॉन्टेक्स्ट से मुराद
यानी कि उसकी सारी डिटेल रखता है कि कौन-सी फ़ाइल है, क्या चीज़ है, ये चीज़ें जो हैं, ये भी वो मैनेज कर रहा होता है। और उसके बाद वो कह रहा है कि क्रिएटिंग मल्टीपल कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, यानी कि जब आप एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एक्सेस कर रहे हैं, प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? प्रोसेस होता है सिंपल, कोई भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आपने एक फ़ाइल ओपन की, तो ये फ़ाइल ओपन करने का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। इस तरह से अगर आप बहुत सारे प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनके दरमियान सिंक्रोनाइज़ेशन का भी काम हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम करता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम खुद से मैनेज नहीं करता। ठीक है? इसके लिए वो किसको यूज़ करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। इन सारी चीज़ों को परफ़ॉर्म करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम की तरफ से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करता है, उसके लिए वो एक तो हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज की जितनी भी मामलात होते हैं हार्ड डिस्क के, वो देख रहा होता है। ठीक है? जो हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिया है कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या काम होते हैं और उनके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए वो मैनेज करता है इन चीज़ों को। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज़ को मैनेज करता है, हमारी हार्ड डिस्क को। उसके लिए उसने बताया कि वो अगर हमें मतलब कि फाइल्स रखनी है कहीं पे, तो उसके लिए हमें डिस्क स्पेस बना के देता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों के पास डिस्क स्पेस जो है वो कंप्यूटर में है भी या नहीं। फिर उसके बाद अगर हमें कुछ फाइल्स डिलीट करनी हो, तो उसकी स्पेस खाली हो जाती है, डीएलोकेशन हो जाती है। और उसके बाद ये भी इंश्योर करता है कि एक नई फ़ाइल अगर हमने बनाई है, तो वो पिछली वाली को ओवरराइट ना कर दे, यानी कि पिछली वाली को ख़त्म ना कर दे। सब चीज़ों को मैनेज करता है और शेड्यूल करता है डिस्क रिक्वेस्ट को। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो उनको शेड्यूलिंग का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। और प्राइमरी स्टोरेज को फिर मैनेज करता है। अभी हमने पढ़ा सेकेंडरी स्टोरेज को, प्राइमरी स्टोरेज को मैनेज करता है जो हमारी रैम होती है। फ़र्ज़ करें कि जी आपने डिस्क में आपके पास डेटा था, तो वो आपने ओपन किया, तो वो कहाँ पे आ जाता है? हमारी मेन मेमोरी में लोड हो जाता है मेन मेमोरी में। तो ये उसका काम होता है कि वो उसको प्रॉपर्ली एलोकेट करे स्पेस को मेन मेमोरी में, और डीएलोकेट करे जैसे ही हम वो प्रोग्राम बंद करते हैं। ठीक है? इसने बताया वो प्रोसेस टर्मिनेट करते हैं, यानी कि हम अपना प्रोग्राम जो हमने ओपन किया था वो ख़त्म करते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि ये भी इंश्योर करता है प्राइमरी मेमोरी में भी, जैसा कि सेकेंडरी स्टोरेज में भी हमने देखा था, कि जो प्रोसेस है वो पुराने वाले प्रोसेस को ओवरराइट ना कर दे, उसके ऊपर लोड ना हो जाए। पुराने वाला प्रोसेस भी अपनी जगह पर रहे और वो भी अपनी जगह पर रहे। हाँ, अगर आप पुराने वाले प्रोसेस को बंद कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि जी आपने एक ऐप ओपन की थी और अब आपने दूसरी ऐप भी ओपन कर ली है, तो दोनों को वो अच्छे तरीके से मैनेज करे, एक को ख़त्म नहीं करेगा जब तक कि आप खुद नहीं ख़त्म करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि मिनिमाइज़ द अमाउंट ऑफ अनयूज़्ड मेमोरी स्पेस, कि अनयूज़्ड मेमोरी स्पेस जो है उसको भी उसने ख़त्म करना होता है, ताकि हमारे पास एफिशिएंट मेमोरी स्पेस ही बच जाए, जो कि एक्चुअल में यूज़ हो रही है। ये जो काम होता है, ये आप लोगों का कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी कितनी अच्छी बैंडविड्थ है, लास्ट में जो आप लोगों को जनरेशन के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं ना अपनी कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ में, वो अब जो नए मॉडर्न सीपीयूज़ आ रहे हैं, उनमें ये चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं। अनयूज़्ड मेमोरी स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, जिससे हमारे सिस्टम की स्पीड भी बढ़ती है। उसके बाद कहता है कि जो एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स होती है लार्जर इन साइज़ होती है अवेलेबल मेमोरी से, यानी कि आप लोगों के पास अवेलेबल मेमोरी अगर 4 जीबी की है और एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स आपका ले रही है डेटा या साइज़ आप लोगों का 5 जीबी का ले रही है, तो उसके लिए वो वर्चुअल मेमोरी भी बना सकता है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक फ़ीचर होता है कि वो वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर देता है। उससे लगता ये है कि आप लोगों के पास स्पेस ज़्यादा, हालाँकि आप लोगों के पास स्पेस उतनी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा स्पेस पर फिर काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसने बताया कि ये प्रोसेसेस को भी मैनेज करता है, यानी कि आप लोगों के जितने भी प्रोसेसेस आप लोग एग्जीक्यूट करते हैं अपने सिस्टम पर, उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसमें वो शेड्यूलिंग का काम करता है, अगर आप एक से ज़्यादा प्रोसेस ओपन कर रहे हैं, डेडलॉक्स को प्रिवेंट करता है। डेडलॉक से मुराद यानी कि 2 प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो दोनों एक-दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कब ये स्टार्ट करेगा तो मैं स्टार्ट करूँ, या कब ये खत्म करेगा तो मैं स्टार्ट करूँ। तो दोनों एक-दूसरे का वेट ही करते रह जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपने अच्छे से मैनेज करना होता है, जिनको हम डेडलॉक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद वो इंटेग्रिटी ऑफ शेयर्ड डाटा को भी इंश्योर करता है, यानी कि डाटा सेफ भी रहे हमारे पास, वो जैसा भेजा जा रहा है वैसा ही रहे। उसके बाद उसने कहा है कि यूज़र को ये अलाउ करता है कि वो अपनी फाइल्स को मैनेज कर सके और अपनी डायरेक्टरीज़, अपनी फ़ोल्डर्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये यूनिक्स और लिनक्स के हवाले से हम एक तो डिस्कस कर रहे हैं, और यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होते हैं, यहाँ पर वो बताए हुए हैं कि वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज़ को मैनेज करता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज़ को मैनेज करता है, मेन मेमोरी वगैरह को, फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करता है, और यूज़र को वो अलाउ करता है कि वो अपनी फाइल्स और डायरेक्टरीज़ को मैनेज कर सके। उसके बाद उसने हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जनरली 3 डेफिनेशंस बताई हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन टॉप डाउन व्यू की है। टॉप डाउन व्यू यानी कि आप ऊपर से अगर आप चीज़ों को देखेंगे, तो इसका मतलब ये होता है। इसमें क्या हमारे पास डेफिनेशन की गई है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान, कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक मिडलमैन का काम करता है, इंटरमीडियरी का काम करता है, जो कि हमने ऊपर एक
मैंने आपको बता भी दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान या यूज़र के दरमियान कह सकते हैं कि एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है। ये इसका पहला व्यू है। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि यूज़र्स जो होते हैं उनको कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्ट डील नहीं करना पड़ता और यूज़र सिंपल कमांड्स यूज़ करते हैं टू परफॉर्म वेरियस टास्क। यानी कि अगर आप कमांड लाइन इंटरप्रेटर आपने कभी यूज़ किया हो तो उसमें आप कोई भी कमांड लिखते हैं कि आपने फ़ाइल इधर से उधर कॉपी करनी है। क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा विंडोज़ यूज़ की होंगी तो उसमें तो आप लोग डायरेक्ट ये चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट लिनक्स यूनिक्स में आपको ये चीज़ें कमांड लाइन के थ्रू करनी पड़ती हैं। तो उसमें जो है वैसे विंडोज़ में भी आप ये चीज़ें कमांड लाइन के ज़रिए से कर सकते हैं। तो ख़ैर उसमें उसने बताया कि आप लोग को डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटरैक्ट आप लोग बहुत सारी कमांड्स के ज़रिए से अपने टास्क परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जैसे उसने यहाँ पर बताया कि अगर आपको फ़ाइल 1, फ़ाइल 2 को कॉपी करना है, तो आप ये कमांड यूज़ करके कर सकते हैं। आपको हार्डवेयर के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल जो आप लोग का काम है वो तो हार्डवेयर ने करना है ना, तो आप हार्डवेयर को नहीं बोल सकते कि वो काम करे, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको कहना पड़ता है इस कमांड के थ्रू, जो भी आपने कमांड चलानी है। दूसरी उसने डेफिनिशन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें बताई है कि कंप्यूटर सिस्टम के पास बहुत ज़्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज़ होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। ये उसकी उसने बताई है जी बॉटम अप व्यू आप डेफिनेशन ये दूसरी कह सकते हैं इसको कि बॉटम अप व्यू क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि अगर आप नीचे से चीज़ों को देखते हैं, तो वो क्या करता है कि जो हार्डवेयर के जितने भी रिसोर्सेज़ हैं हमारे पास सीपीयू इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करता है। बेसिकली वही चीज़ है बस एक डिफरेंट व्यू है इसको देखने का कि यहाँ पर हम इंटरमीडिएट के तौर पर नहीं उसको देख रहे हैं बल्कि हम एज़ एज़ ए मैनेजर उसको देख रहे हैं जो डिफरेंट रिसोर्सेज़ को मैनेज कर रहा है। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक तीसरा व्यू भी है जो कि हमारे पास है कि हमारी इनपुट डिवाइसेज़, आउटपुट डिवाइसेज़, कीबोर्ड, मॉनिटर ये जितनी भी हमारे पास डिवाइसेज़ हैं और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेसेज़ हैं, उनको कंट्रोल करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उसने तीसरा व्यू बताया है और हमारे पास एरर्स को प्रिवेंट करता है, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर यानी कि कंट्रोल जितना भी उसका स्ट्रक्चर होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये तीसरी डेफिनेशन उसने बताई हुई है। तीनों उसके व्यू हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उसको देखने के। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।